पूरी दुनिया एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस के थ्रू गुजर रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम असली ज़िंदगी से सीखने से ज़्यादा, एक दूसरे से सीखने से ज़्यादा हम फ़ोन से सीखते हैं। आजकल रिलेशनशिप्स भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। डिवोर्स रेट इंडिया में भी बहुत बढ़ने लग गया है। किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप झूठ बोल के नहीं कर सकते हो। सांसें लंबी लंबी आती हैं और आदमी को लगता है कि शायद वो मर भी जाएगा। पैनिक अटैक का भी कोई रीज़न नहीं होता, अपने आप कहीं पर भी आ सकता है। कोई भी नशा हो, सबसे पहले ब्लेम फैक्टर होता है पीयर प्रेशर, दोस्त संगत। तो एक पेरेंट का मिस होना बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज बच्चे नशे कर रहे हैं। स्ट्रेस दुश्मन नहीं है आपका, स्ट्रेस आपका दोस्त है। जिन लोगों ने असली में नशा छोड़ा है और आज भी बिना नशे के जी रहे हैं, वो वही थे जिन्होंने बहुत जल्दी काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया। एक आदमी का शरीर ठीक हो जाता है चाहे वो जितना मर्जी नशा कर रहा हो, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल सैनी जी। आप MBBS MD और साइकेट्रिस्ट के साथ साथ बहुत सारा एक लंबा तवील एक एक्सपीरियंस रखते हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं जीवन के उन पहलुओं के बारे में जिनके बारे में हम सचेत होकर भी कई बार सचेत नहीं रहते। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने इसके प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा कि ज़िंदगी कहाँ कैसे किस तरफ कब ले जाती है वो हमें पता नहीं चलता। कई बार तो ये होता है कि हमारी संगत कुछ ऐसी होती है कि उसमें हमें एहसास ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं और किस मोड़ पे जाके हमने पहला स्टेप गलत उठा लिया। तो ये जो आज की भागम भाग वाली ज़िंदगी है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, साइकेट्रिस्ट आप हैं, आप कैसे देखते हैं पंजाब में क्या कुछ हो रहा है? पंजाब ही नहीं, हम पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड की ही बात करें तो पूरी दुनिया एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस के थ्रू गुजर रही है। मल्टीपल रीजंस हैं, बट ये एक पार्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन भी है। जैसे कुछ साल पहले 1950s में कुपोषण था, भूखमरी थी, फिर इन्फेक्शंस का टाइम आया, फिर गाड़ियाँ बनी तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का टाइम आया, फ्रैक्चर्स का टाइम आया तो ऑर्थोपेडिशियन का बहुत बड़ा। उसके बाद डाइट अच्छी हुई तो पैक्ड फूड ज़्यादा आएगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हार्ट अटैक का टाइम आया। जब ये सब हो गया तो अब सोशल मीडिया आया है तो अब मेंटल हेल्थ क्राइसिस का टाइम आया है। प्रॉब्लम ये है कि हम असली ज़िंदगी से सीखने से ज़्यादा, एक दूसरे से सीखने से ज़्यादा हम फ़ोन से सीखते हैं। फ़ोन में चीज़ें मॉडिफाई की गई हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ रियलिटी से काफ़ी दूर दिखाया जाता है और वो एक्चुअल में जब नहीं हो पाता तो बहुत ही छोटी उम्र में निराशा आनी शुरू हो जाती है। तो बिगेस्ट कल्प्रिट इज़ सोशल मीडिया एंड कम इंटरेक्शन। असली ज़िंदगी से कम सीखना और उसमें ज़्यादा रहना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट वील से। सेकेंडली जो है दैट इज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़। लोगों छोटी परिवारों में रहना, थोड़ा दूर रहना सोसाइटी से। एक कम्युनिटी, एक क्लैन में रहते थे, एक बच्चे को पूरा का पूरा गांव पालता था तो वो बच्चा सबसे सीखता था। अब उसके आइडियल सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक मदर एक फादर, और यूजुअली बच्चे भी एक ही बच्चा है, सिबलिंग्स भी नहीं होते। एंड बोलने वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी आजकल रिलेशनशिप्स भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। डिवोर्स रेट इंडिया में भी बहुत बढ़ने लग गया है तो उसमें सफ़र सिर्फ बच्चा ही करता है। बच्चा मीन्स आने वाली जनरेशन। तो फ़ोन उसका एक इकलौता दोस्त, इकलौता साथी बन जाता है एंड ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। लोग भी कह रहे हैं कि हमारा बच्चा आने वाले टाइम पे फ़ोन में कुछ करे, लाइक यूट्यूब चैनल खोले या इंस्टाग्राम पे रील्स करे, रादर देन फोकसिंग कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, बस इसे फॉलोअर्स मिल जाएं। तो हर बच्चे को वो ज़बरदस्ती एडिक्शन की तरफ भेज रहे हैं। तो तभी देखा है, अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने स्कूल गया था जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, एंड 9th क्लास के बच्चों को मैंने एड्रेस किया और वहाँ पे इतने सारे बच्चे एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, सेल्फ हार्म, डिप्रेशन से आए मेरे पास। एंड हाँ, मैंने बात तो आई कि उनके घर में भी वायलेंस बहुत है, चाहे पेरेंट्स में हो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स में हो। वायलेंस थी, एडिक्शन थी, अल्कोहल की ये थी, बट फिर भी हमारे टाइम पे भी थी, बट इतना कुछ नहीं था। मुझे अपनी भी 9th याद है आज तक। मैंने अपनी 9th को आज की 9th से कंपेयर किया तो बहुत ही बुरा लगा मुझे। हमारे जो काउंसलर मैम है, जो हमारे भी काउंसलर थे, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट थे स्कूल के, तो मैंने उनको भी देखा। मैंने कहा मैम अकेले आप कैसे ये सब संभालते हो? हमारी बारी तो आप कुछ नहीं करते थे, हम कहते थे कि मैम फ्री रहते हैं, बट अभी तो आपको सांस भी नहीं आता है। तो पहली बात तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जी हाँ, ये बातें सच हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है एक्चुअल में हो रहा है एंड हम सबको साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, जो भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं से ही पूछना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं और कोई पूछने वाला है भी नहीं। रादर देन गोइंग टू गूगल, यूट्यूब पे अपनी नॉलेज से पता करना चीज़ें टफ हो जाती हैं। एंड सेकेंडली, स्ट्रेस को बहुत लोग ब्लेम करते हैं, पर स्ट्रेस दुश्मन नहीं है आपका, स्ट्रेस आपका दोस्त है। स्ट्रेस आपका टीचर है। अगर आप पॉजिटिवली लें, उससे सीखें, रादर देन उसे अपना एक बोझ मान के कि ये कहाँ से आ गया,
क्योंकि जैसे एक पानी का ग्लास होता है, अगर आप यहाँ पानी का ग्लास ले लो या डंबल ले लो, आप डंबल रोज लो, थोड़ी देर के लिए रखो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, तो आपकी बॉडी बनती है। वो डंबल को पकड़ के रखो तो आपका हाथ खराब हो जाएगा, आपकी नर्व्स डेड हो जाएंगी, आपका मसल वेस्टिंग शुरू हो। वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस को लो, उसे सीखो, उसे पुश करो, फिर आपने छोड़ो, आगे चलो। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, कॉग्निशन बोलते हैं, कॉग्निशन होता है सोचने समझने की शक्ति, वो बढ़ती है। पर अगर आप एक स्ट्रेस को लेके बैठे रहो और उसे सॉल्व करने के बजाय आप उसके ऊपर क्रश करते रहो फालतू में, उसे अपने ऊपर हावी आने दो, तो वो आपको ख़त्म भी कर सकता है। एजिंग एक चीज़ होती है कि आदमी का ब्रेन कैसे वक्त के साथ बदलता है। जो लोगों में देखा गया कि उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेते हैं, एज अ चैलेंज लेते हैं और खुश होते हैं और बार बार रिस्क लेते हैं, उनकी एजिंग बहुत अच्छी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा हाई उम्र तक 75-80s तक पूरी कॉग्निशन मेंटेन करके रखते हैं अपनी। और जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं 55 में ही, 50 में, इवन अब तो 35-40 में ही बूढ़े हो जाते हैं, उनको याद भूलना शुरू हो जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो जोन आउट होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें भी ब्लेम हमारी पेरेंटिंग का ही है। बच्चे को जैसा समझाया जाए वैसा ही वो आगे जाके बनता है। उसको बताया जाए कि हाँ चैलेंजेस लो, फेलियर अच्छी बात है, आज फेल हुए हो तो कल को सीखोगे, या कल को इससे बड़ा फेल होगे, इससे बड़ा कुछ करोगे, तो बच्चे को मोटिवेट करोगे। बच्चा फेल हो जाए उसको कोसना शुरू कर दो, फेल हो गए तुम तो नालायक हो, तो आगे जाके उसकी पर्सनैलिटी ऐसे बन जाती है। तो मैं कहूँगा जीवन की बात की थी हमने स्टार्टिंग में, जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, एक चैलेंज है। इसको एक चैलेंज की तरह ले, रादर देन एक फॉर्मेलिटी की तरह कि बस हमें टाइम पास करना है, टाइम पास करना है, कुछ ना कुछ नया करते रहें, स्ट्रेस है तो लेते रहें। और अगर आपको स्ट्रेस नहीं मैनेज हो रहा तो किसी सीनियर की गाइड लें, अपने सीनियर का गाइडेंस लें, साइकियाट्रिस्ट का लें। हर एक वर्किंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास काउंसलर्स, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते ही हैं, उनकी गाइडेंस लें, दे विल हेल्प यू। डॉक्टर साहब, अब जैसे ज़िंदगी लगातार बदलती जा रही है, तो पहले स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ा कम थे, अब बढ़ गए हैं। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफस्टाइल, इनका आप कैसे कनेक्शन देखते हैं कि हमारी हेल्थ को ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? सर पहले तो एंजाइटी की मैं समझाना चाहूँगा होती क्या है। लोगों में बहुत मिसनोमर्स हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है एंजाइटी को, हर चीज़ को एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी के 3-4 पहलू होते हैं। पहला, सेंसेशन ऑफ डर, डर लग रहा है, किसी चीज़ से डर लग रहा है, पता नहीं, बस लग रहा है कि कुछ बुरा हो जाएगा, ये है जो मन में है। फिर आता है आपके नर्वस सिस्टम पे कि हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है और दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, सांसें लंबी लंबी आती हैं और आदमी को लगता है कि शायद वो मर भी जाएगा। कैसे मरेगा? जो उसने सुना हुआ होता है, हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे पास बहुत मरीज आते हैं, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों लगता है मालूम नहीं, बस दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज़ोर से बढ़ती है, आदमी को लगता है कि शायद रुक ही जाएगा या कुछ भी बुरा हो जाएगा। और तीसरा, शरीर में जकड़न महसूस होती है। अब एंजाइटी 3 तरह से आती है। यहाँ तो ये धीरे धीरे आएगी, सारा दिन रहेगी, इसे बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, सारा दिन डर रहता है। दूसरी आती है एंजाइटी के अटैक्स। ये छोटे होते हैं, 1-2 मिनट के, बीच बीच में आते हैं, जिसमें हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, सड़क पे जाएं, पानी पी ले, लंबी सांस ले ऐसे, और फिर ठीक हुआ वापस आ गए। कुछ लोग कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे स्मोकिंग का, फ़ोन का, अल्कोहल का, इन चीज़ों को। और तीसरे होते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक सबसे सेवियर फॉर्म है, जिसमें आदमी को लगता है वो मर ही जाएगा, और हमें भी, देखने वाले को भी लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। वो ज़मीन पे लेट जाता है, उसे सांस नहीं आती, ऐसा लगता है कि अस्थमा का अटैक है, बट आप सारे टेस्ट करते हो वो नॉर्मल आता है और बार बार आता है। और पैनिक अटैक का भी कोई रीज़न नहीं होता, अपने आप कहीं पर भी आ सकता है। एंजाइटी का ओरिजिन जो है वो यूजुअली बचपन में ही हो जाता है। जिस आदमी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, थोड़ी थोड़ी तो सबको होती है, ये अच्छी चीज़ है, ये फ्यूचर में प्रिवेंशन के काम आती है। एंजाइटी का जो इमोशन है ये प्यूबर्टी में पैदा होता है और ये फ्यूचर प्लानिंग के काम आता है कि हाँ आगे जाके मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें गलती ना हो, तो उसके लिए हम प्रिकॉशंस लेने के लिए, सेफ्टी वाला इमोशन है, अच्छा इमोशन है एंजाइटी। बट ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए और रियलिटी से आपको दूर ले जाए, जिस चीज़ से आपको लेना देना भी नहीं है उसको मैग्नीफाई करके बताए, तो इसका ओरिजिन आपको बचपन में मिलेगा। होता है या तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जो माँ बाप बच्चों को बहुत मारते थे, डराते थे, बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, उनमें एंजाइटी होती है। या फिर कोई गलत हादसा हो गया बचपन में, किसी की डेथ देख लिया आपने, या आपने किसी पेरेंट की बीमार होकर उनको जाते हुए, गुजरते हुए देख लिया, अपने सिबलिंग को, अपने दोस्त को, मतलब ये बचपन पे ट्रॉमा के साथ जुड़ा हुआ होता है। बेसिकली ये जो एंजाइटी है ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है। किन में नहीं होती है? ये नहीं होती है उनमें जिनको बहुत सिक्योर फील कराया गया है, बचपन में बड़े अच्छे परिवार में रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहे हैं, गाँव के लोग हैं, या शहर में भी एक अच्छे परिवार में रहे हैं, जिनके माँ बाप ने उन्हें माँ बाप के साथ साथ दोस्त की तरह पाला है, टीचर्स ने अच्छे से रखा है, और उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको उनकी पेरेंटिंग के टाइम पे पॉजिटिवली सॉल्व करने पे ध्यान दिया है, रादर देन उनके नुकसान की तरफ। सी आप जब दुनिया पे देखते हो, लाइक से कि एक पेशेंट है, डिप्रेशन के साथ आया है, राइट, वो आके बोलता है कि सब बुरा है,
बहुत रोना आ रहा है, सबने मेरे साथ गलत किया, दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मुझे मर जाना चाहिए। हम थोड़े दिन के लिए इलाज करते हैं एंड यूजुअली 20 दिन या 1 महीने में पेशेंट आके बोलता है सब ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो कि 20 दिन में या 1 महीने में सब कुछ चेंज हो गया, दुनिया बदल गई। उसकी परसेप्शन चेंज हुई है, वो पहले नेगेटिव देख रहा था, अब वो पॉजिटिव देख रहा है। तो कई लोगों को शुरू से ही ऐसे बनाया गया होता है कि आप पॉजिटिव की तरफ देखें, उनके माँ बाप ने, और कईयों को दिखाया कि आप नेगेटिव की तरफ देखें। जो नेगेटिव की तरफ देखते हैं वो एंग्जाइटी ज़्यादा होती है उनको, एंड जो पॉजिटिव की तरफ देखते हैं दे फील सिक्योर, दे आर फाइन। तो ये एंग्जाइटी की डेफिनेशन है। आपने बहुत बारीक नुक्ते को छुआ, जिसमें आपने कहा कि पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है, मैं ऐसा करता हूँ। अब पंजाब का अगर बात करते हैं तो सिनेरियो ये है कि हमारे यहाँ पे जो नशा पहले कभी कभार किसी को देखने को मिलता था, वो अमूमन हर गली चौक मोहल्ले में देखने को मिलता है। आंखें चढ़ी हुई हैं, पता नहीं है सुध कहाँ जा रहे हैं। फिर ये जो आपकी छीना झपटी हो रही है वो भी उसी के कारण कहीं हो रही है। तो इन सब में जो प्रिवेलिंग फैक्टर है नशे का, वो आपके सामने भी ज़रूर आता होगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक जो नशा का आ रहा है सिनेरियो, उसमें कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं? कोई भी नशा हो, सबसे पहले ब्लेम फैक्टर होता है पीयर प्रेशर, दोस्त संगत, सबसे पहले वहीं लगाती है। कोई भी बच्चा अपने घर से बाहर नहीं निकलता है कि आज मैं नशा करने जा रहा हूँ, उसे नशे पे लगाया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने मरीज को बोलता हूँ और उसकी फैमिली को बोलता हूँ कि इसे दोष देना बंद करें, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने खुद नशा नहीं मांगा था, इसको झूठ बोल के लगाया गया था। दूसरा, जैसे हम पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि हमसे जो पहली जनरेशन थी या हमारे फादर साहब थे, बहुत सारे फादर्स गए हुए थे अब्रॉड, वो यहाँ पर नहीं थे बच्चों की देख रेख करने के लिए। माओ ने अकेलों ने बच्चे पाले हैं, और ये बहुत मेजॉरिटी में देखा गया है। आपके भी काफ़ी बैचमेट्स होंगे, मेरे स्कूल में बहुत बच्चे थे जिन्होंने 10-10, 15-15 साल अपने फादर्स के साथ फेस टू फेस बात ही नहीं की, सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती थी। वो बाहर किसी कंट्री में करते थे काम और पैसे भेजते थे, दैट वाज फाइन। तो एक पेरेंट का मिस होना बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज बच्चे नशे कर रहे हैं, क्योंकि फादर एक ऐसे आइडल बन के दिखाते हैं जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, बुरी चीज़ों से कैसे दूर रहना है, और मदर बताते हैं कि इमोशनल कैसे रहना है, अच्छी चीज़ों को कैसे वेलकम करना है। ये जब दोनों फादर और मदर होते हैं, एक बच्चा कंप्लीट बनता है। एक की भी मिसिंग हो जाए तो एक लूप होल रह जाता है बच्चे में। अब फादर, मैंने ऐसे बताया कि वो बताते हैं कि बुरी चीज़ों को घर से बाहर कैसे रखना है, ये नहीं सिखा पाए। तो एज आई सेड कि कुछ घरों में जिनमें पेरेंट्स की कमी थी, चाहे वो फादर की हो, तो इन्हें हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रोकन फैमिली कहते हैं। ये सेकेंड फैक्टर आता है ब्रोकन फैमिली का। अर्ली टाइम पे लॉस है, उनमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन देखा गया था, हेरोइन का या चाहे अल्कोहल का हो या सिगरेट स्मोकिंग का हो। देन सर थर्ड फैक्टर जो आता है वो है पर्सनैलिटी फैक्टर, कि बच्चा एक बारी पैदा होता है जब, तो बहुत सारी चीज़ें तो वो पैदा होने के बाद सीखता है, पर कुछ चीज़ें वो अपने साथ लेके आता है, जेनेटिक है जो उसके अंदर ही हैं, और वो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, जो उसके आसपास की दीन दुनिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही होगा। वो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो एज अ मैटर ऑफ चांस है। तो कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो एडिक्शन की तरफ ज़्यादा रहती हैं। वो टाइप ए पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो एडिक्शन की तरफ रहती हैं। वो ज़्यादा एम्बिशियस भी होती हैं, उनमें गुस्सा भी ज़्यादा है, बहुत बड़े गोल पाने की इच्छा भी है, और उनमें थोड़ा सा ये थ्रिल, रिस्क, एडवेंचर और ये हाई रहने की फीलिंग की थोड़ी सी हंगर होती है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो हम यूजुअली माने जाते हैं। बट अगेन 80% पीयर प्रेशर है, ये बाकी फैक्टर सिर्फ 20% में ही आते हैं। तो हम 80% अगर पीयर प्रेशर को ही ढंग से ठीक कर दें तो बाकी 2 फैक्टर्स को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, अब वैसे तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन आज थोड़ा सा कन्फाइंड रहेंगे इसी चीज़ के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा मैं और खंगालता हूँ। वो इस तरह कि चलिए, आपने जैसे कहा कि हमने माना कि पीयर प्रेशर है, आपके फ्रेंड्स और दोस्तों ने जैसे कहा तो आपने वैसा किया, आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, देन यू गेट एडिक्टेड एंड ऑल दैट थिंग्स। अब समाज का एक पहलू वो है कि अगर उसने आपकी कोई गलत चीज़ देख ली तो फिर वो चाह के भी आपको भूलने नहीं देगा और आपको बार बार याद दिलाएगा तुम वही हो ना। तो उसमें से एक व्यक्ति एक ऐसी स्टेज में भी पहुंच जाता है जिसमें वो भी मान लेता है कि हाँ, मैं वही हूँ और मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा। तो उसमें फिर नेक्स्ट स्टेज में रिकवरी तो साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं। तो आप एज ए साइकेट्रिस्ट, जाहिर तौर पे इससे भी, मैंने तो एक एग्जांपल दी, इससे भी सीवियर एग्जांपल्स आपके पास होंगी, तो कृपया कोई केस ऐसा डिस्कस करें या कोई ऐसी एग्जांपल। हर केस ऐसा ही होता है,
स्पेसिफिकली हेरोइन और अल्कोहल में। पहले ये नशा शुरू करते ये मैं हैं। अपने दर्शकों को बोलूं, अगर चिट्टा बोलूं तो ठीक चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा जी। हाँ, तो फिर उसको ज़्यादा रिलेट करते हैं। हाँ जी। तो पहले कोई भी नशा स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत अच्छा फीलिंग आती है, जान आती है शरीर में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी लिमिट से बाहर का काम करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। धीरे धीरे नशा आपके शरीर को खाना शुरू कर देता है। फिर आप आ जाते हो कि नशा अब बस तोड़ को रोकने के लिए करना है। उसके बाद मजा आना बंद हो जाता है, जिस फिनोमिना को हम कहते हैं टॉलरेंस, कि पहले हम 1 बोतल पीते थे, अब 2 पीते हैं। अब 2 इसीलिए पीते हैं कि अब हमें घबराहट ना हो, डर ना लगे, नींद आ जाए, मजा नहीं आता है। वैसे ही हर नशे के साथ होता है, चाहे वो सिगरेट हो चाहे हेरोइन हो, टॉलरेंस आ जाती है। इसके बाद क्या होता है, पेशेंट एक घेरे में फंस जाता है। उसे पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिलेंगे तो वो नशा कैसे करेगा, नशा नहीं करेगा तो उसे दर्द बहुत होगा, और दर्द सहने की उसमें क्षमता नहीं है क्योंकि शरीर अब बहुत खोखला भी हो चुका है, नशे ने खा लिया है। अब वो पैसा लेने के लिए घर से मांगेगा तो देंगे नहीं, वो चोरी करता है, गलत काम करता है, गलत काम करता है, झूठ बोलता है तो पकड़ा भी जाता है। तो सोसाइटी उसे बोलते हैं कि ये आदमी ही गलत है, इसने चोरी भी की, इसने झूठ भी बोला, इसने नशा भी किया, ये किसी का सका नहीं है। पर अगर आप उसे समझेंगे आदमी को कि वो बहुत इनसिक्योर है, बस उसकी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है लिस्ट बना के उसकी हमने तोड़ रोकनी है, और उसे हमने बताना है कि इकोनॉमिकल डैमेज जो तुमने किया है पैसे का, उसे ठीक कैसे करना है, तो वो इस पूरे के पूरे सर्कल से बाहर आ सकता है। तो इसमें हमने सबसे पहले उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका जो आत्मसम्मान है वो बढ़ाना है। उसे पहले उसे विश्वास दिलाना है कि ये जो काम तुम करना चाहते हो ये तुम कर सकते हो, और बहुतों ने किया है और तुम भी कर लोगे, तुम कोई अलग नहीं हो, तुम कोई ज्यादा कमजोर नहीं हो। ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी, MET। ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ने बनाई है, उनके नेशनल हेल्थ सिस्टम NHS से अप्रूव्ड है, पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, और मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। इसके हम 5 स्टेप देते हैं और धीरे धीरे करके देते हैं। लाइक एक ही बार में मरीज से ज़्यादा बात नहीं करते, पहली बार ही हम मरीज की पूरी बात सुनते हैं, अकेले बात केस सुनेंगे, परिवार के साथ सुनेंगे, और यूजुअली वो रो देता है। तो मैं पेशेंट को यही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने मोर देन 3000 पेशेंट से इंटरेक्शन किया है जब से मैंने पढ़ाई शुरू की है साइकेट्री की। तो अच्छे से समझता हूँ मैं कि क्या सच है क्या गलत है, कहाँ पे वो सही है, कहाँ पे मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और मैं उनसे बहुत सच बोलता हूँ। मैं कभी पेशेंट से, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप झूठ बोल के नहीं कर सकते हो। लाइक उनकी फैमिली कहती है कि ऐसी कोई दवाई दे दो जो हम खाने में मिला दें या ऐसे कर दें, मैंने कहा उसका रिजल्ट ज़्यादा देर नहीं आएगा, जो भी बोलना है उससे सच बोल के ही करना है। धीरे धीरे हम उसे मेडिसिन देता हूँ, उसकी सारी प्रॉब्लम, नींद नहीं आती, डर लगता है, दर्द होती है, पेट खराब, सबकी मेडिकेशन हम देंगे। जब वो भी खाने के बाद वो ठीक है तो फिर भी वो बीच बीच में नशा करेगा क्योंकि उसको वो हाई की फीलिंग नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा है। वो भी धीरे धीरे उसे बताएंगे कि असली ज़िंदगी में मज़ा कैसे लेना है, क्योंकि जो आदमी बहुत टाइम तक लगातार नशा करता है उसे असली दुनिया में मन नहीं लगता, क्योंकि असली दुनिया में थोड़ा स्ट्रेस है, जिम्मेदारियां हैं जो आपने निभानी है। नशे की दुनिया में कुछ नहीं है, बस आपने किया और बेहोश हो गए, पर उसे बहुत डर लगता है ये क्या हो गया। तो वो शुरू में पेशेंट बहुत बार फेल होता है, बट हमने उसके परिवार वालों को बताना है कि ये जो बार बार नशा कर रहा है ये फेलियर नहीं है, ये मत समझो कि ये ट्रीटमेंट के लायक नहीं है या कभी ठीक नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो हमारा होता है कि आज हम इसने मान लो 3 दिन बाद किया, मेरे पास आने से पहले पेशेंट रोज नशा कर रहा होता है यूजुअली, फिर मान लो उसने 3-4 दिन बाद किया तो उसके घर वाले फिर आएंगे, सर आपने दवाई दी थी इससे ठीक नहीं हुआ। फिर मैं समझाता हूँ कि इसी ड्यूरेशन को हमने धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, अगली बारी हफ्ते बाद करेगा, 10 दिन बाद करेगा, 20 दिन बाद करेगा। इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि घर में लड़ाई नहीं करनी, इसको ब्लेम नहीं लगाना है, इसको ये नहीं बोलना है कि ये नाकारा है, और जैसे इसने नशा करना शुरू किया तो इसकी लड़ी नहीं बनने देनी कि 10-15 दिन बाद लगातार कर लिया फिर मेरे पास आओ। इसने एक दिन किया, एक दिन आप खुद उसे प्यार से समझाओ कि बेटा कोई बात नहीं, हो गया है, हम इलाज करवा रहे हैं, इलाज ठीक हो जाएगा, अगर अगले दिन फिर करता तो मेरे पास ले आओ, या फिर इसे 1 दिन के लिए एडमिट कर लो। पेशेंट को ज़्यादा एडमिट नहीं करना है, पेशेंट को ठीक करने के लिए हमने उसे असली दुनिया में अपने घर में रख के ठीक करना है। कभी भी इसे किसी सेंटर में या किसी ऐसी अलग फैसिलिटी में एडमिट नहीं कराना 30-35 दिन के लिए कि दुनिया से बाहर चले जाए। ठीक है, उस सेंटर में तो वो नशा छोड़ना सीख जाएगा, जिस दिन बाहर आएगा उसे नहीं पता दुनिया में कैसे जीना है, वो तो आपने सिखाया नहीं, तो आते ही वो नशा करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस तो है असली। जब आपने सेंटर में छोड़ा वो तो दुनिया से अलग हो गया, उसका क्या, सुबह उठे, थोड़ा बहुत काम किया जो उन्होंने दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रात को सो गए, वो जिंदगी असली जिंदगी तो नहीं है, वो तो एक सेंटर की जिंदगी है। असली जिंदगी में से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कमाई करनी है, अपना ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है। तो नशा जो भी छुड़वाना है वो घर वालों के साथ हमारे साथ के साथ रियलिटी से जोड़ के उसको उसकी जिम्मेदारियां संभालते हुए ही छुड़वाना है। और जो बेस्ट रिजल्ट मेरे साथ आए हैं, जिन लोगों ने असली में नशा छोड़ा है और आज भी बिना नशे के जी रहे हैं, वो वही थे जिन्होंने बहुत जल्दी काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया।
जैसे ही उनका शरीर ठीक हुआ 10-20 दिन में, इतने दिन में, 20 दिन में या 25 दिन में एक आदमी का शरीर ठीक हो जाता है, चाहे वो जितना मर्जी नशा कर रहा हो, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो साथ में, चाहे शुगर की बीमारी हो, हेपेटाइटिस सी है या चाहे बी भी है। तो हमने 20 से 25 दिन में एक आदमी को हेल्दी कर दिया है। 20-25 दिन बाद जैसे ही वो एक रोजगार अपना लेगा या कोई भी रूटीन अपना लेगा घर में, उसके ठीक होने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। जब वो तनख्वाह आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी वर्थ है, जितनी भी तनख्वाह है वो भी इज्जत है, वो भी घर पे खाना लाएगा, वो भी हकदार है। धीरे धीरे उसके परिवार वाले इज्जत करना शुरू करते हैं कि एक प्रोडक्टिव मेंबर है फैमिली का, तो उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि हाँ मेरी जेब में पैसा है और ये सिर्फ मैं किसी को उधार के लिए नहीं या किसी से मांग के नहीं लाया, मैंने कमाए हैं, मैं भी इस दुनिया का एक वैसा ही मेंबर हूँ जैसे सारे दुनिया वाले हैं। और ये बातें हम उसे बताते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम्हारी भी एक वर्थ है, तुम एक बिल्कुल ही नकारा या वर्थलेस चीज़ नहीं हो। तो ऐसे ही उसका आत्मसम्मान बढ़ता जाता है। फिर भी वो फेल होगा, फिर भी इसके बाद भी वो किसी दिन फेल जरूर होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर अंत है, वो फेलियर पार्ट ऑफ जर्नी है। हम फिर उसे पकड़ेंगे, उठाएंगे और फिर वो चलता जाएगा। और जिंदगी में कौन फेल नहीं होता है, हर कोई होता है। तो यही समझाना पड़ता है उसे भी कि बड़े बड़े लोग भी फेल हुए हैं, तुमसे शायद बड़ा फेल हुए हैं, तो हो जाते हैं पेशेंट ठीक। सबसे अच्छे रिजल्ट हैं जिसके पास सोशल सपोर्ट अच्छा है, जिसकी फैमिली उसके साथ है कि हम तुझे ठीक करेंगे, हम तेरे साथ हैं, वो सबसे पहले ठीक होते हैं। अकेला जो अपनी परिवार से दूर है या अकेला है, उसके थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, उसकी सोशल सपोर्ट फिर सिर्फ हम बन जाते हैं और हम तो फिर अपॉइंटमेंट पे मिलेंगे इतना नहीं कर पाते हैं, तो फिर थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। बट उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अल्कोहल अनोनिमस है, वो बैठ के बातें करते हैं, बट फैमिली सपोर्ट जैसी बात तो कहीं नहीं मिलती। तो हम यही बोलते हैं हमेशा, हर एक जो आदमी इस दिक्कत से जूझ रहा है कि अपने परिवार के साथ जुड़ के रहो, उनसे दूर मत जाना, क्योंकि अंतिम में ठीक तो वही करेंगे और वही कारण बनेंगे ठीक होने का, और वही कारण बनेंगे तुम्हारा ठीक रहने का। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि हम अपनी आज की टॉक को यहीं पे समेटते हैं। जो आपने बातें कही वो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी जैसे हमें लगी, और आई एम श्योर कि आपकी डिमांड जो है वो आगे भी बहुत ज़्यादा रहेगी यहाँ पे, क्योंकि जिस नफासत के साथ और जिस सादगी और संजीदगी के साथ आपने इस विषय के बारे में इतनी सरलता से बात की है, हर किसी की बस की बात नहीं होती। ट्रीटमेंट करना एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले अपने पेशेंट को या अपने सामने जो बैठा है उसको उस लेवल तक लेके आना कि हाँ भरोसा किया जा सकता है, वो एक अलग बात है। तो जाहिर तौर पे आप में ये खूबी है और इस खूबी का हम और भरपूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे आने वाले समय में। आपने आज इस समय में और इस थोड़े से समय में इतनी अहम जानकारी और इतने खूबसूरत तरीके से दी, उसके लिए कब्रिस्तान परिवार की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पास आए। थैंक यू। और दर्शकों, जैसे इन्होंने कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो गिरकर उठना और उठकर भागना यही ज़िंदगी है। आपसे भी ये तवक्को करते हैं, आपसे भी ये आशा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को इस तरह जिस तरह देख रहे हैं इसे और प्यार देंगे, बांटेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो सवाल हैं हमारे साथ साझा करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।